हेलो गाइस, एजुकेशन फ्लेम में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने व्हाट इज़ एजुकेशन और व्हाट इज़ स्कूल किया था। तो आज हम पार्ट 2 में आगे के 3 पॉइंट को कंसीडर करेंगे, जो कि तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्यूई हैं वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो बच्चा है वो अपनी डेली लाइफ को रिफ्लेक्ट कर पाए। तो मतलब जैसे हमारी जो अगर एग्जाम्पल है अपनी एनसीईआरटी की बुक्स का, तो वो जो बुक्स हैं वो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे कंटेंट का यूज़ करती हैं जो कि बच्चा डेली लाइफ में होता हुआ देखता है। जैसे मार्केट का सीन हो गया, या किसी मार्केट से रिलेटेड स्टोरी हो गई, फार्मर का हो गया। मतलब कई कई बच्चे होते हैं जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, फार्मर की फैमिली से होते हैं, फार्मर की फैमिली से, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही कोई घर का सीन हो गया। तो इस तरह से ऐसे कंटेंट यूज़ किए जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल यूज़ किए जाते हैं जिससे जो बच्चा है वो अपने आप जो एक सोसाइटी है उसको रिफ्लेक्ट होता हुआ वो देखता है एनसीईआरटी की बुक्स में। तो वही सेम बात ड्यूई भी कहते हैं कि हमें ऐसा कंटेंट बच्चों को सब्जेक्ट के थ्रू देना चाहिए जिसमें बच्चे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पाए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो करिकुलम है वो बच्चे की ओन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दे, बच्चों को ऑप्शन दे कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर पाए, अपने उनको चॉइस दे कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ कर पाएँ, अपने इंटरेस्ट को चूज़ कर पाएँ और अपने लिए नए नए रास्ते बना पाएँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रकृति। इसमें कहते हैं कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इज़ मोर देन पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मतलब कि टीचर है वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और बच्चा है वो सुन रहा है और उसको याद कर रहा है और रट्टा मार रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कि जो बच्चा है वो क्लास में उसको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब टीचर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हैं तो बच्चे को अपने क्वेश्चन पुट करने चाहिए, अपने क्वेरीज को सॉल्व करना चाहिए और अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस तरह से एक एक्टिव पार्टिसिपेटर बन के जो बच्चा है उसको एक एक्टिव पार्टिसिपेटर के रोल में होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो स्कूल है हमारा उसने बच्चे के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ पे जो बच्चा है अपने आप को बहुत प्रेशराइज फील करता है, बहुत अपने आप को कैद सा समझता है। तो इसीलिए और जो स्कूल है वो बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ तक जो बच्चे हैं वो स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो स्कूल को ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दे जहाँ बच्चे अपने आप को फ्री महसूस करें, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकें बिना किसी प्रेशर और बिना किसी डर से। तो इसीलिए अगर स्कूल ऐसा नहीं करता, इन बात को फॉलो नहीं करता, वो बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देता जहाँ वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, तो वो जो स्कूल है वो बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि द आइकन्स क्रिएट एन इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ बिगर पिक्चर। तो इसमें हम दो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक टीचर है वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाती हैं जहाँ पे वो ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड का यूज़ करती हैं जो कि टीचर के अकॉर्डिंग कुछ और मीनिंग होता है, मीनिंग बताता है, लेकिन जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कुछ और होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। जैसे टीचर है मैथ्स का कॉन्सेप्ट वॉल्यूम पढ़ा रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम का मतलब हुआ डेंसिटी और कैपेसिटी, घनत्व। वॉल्यूम का मतलब घनत्व मतलब, लेकिन वहीं जो बच्चा है उसके लिए वॉल्यूम का मतलब है आवाज़, वॉइस। तो इस तरह से दोनों के जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जहाँ टीचर उन्हें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती है, वहीं बच्चे के लिए वो आवाज़ का मतलब वो बिल्कुल टीचर के जो एग्जाम्पल देंगी या जो भी वो समझाएंगी उसके साथ वो उस अपने जो उसके मीनिंग निकाला है उसने उसको वॉइस को, उसको वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और इस तरह से वो एक ऐसे सिंबल की तरह, वॉल्यूम वर्ड ऐसे सिंबल की तरह काम करेगा जो कि ऐसी इमेज की तरह बच्चे के लिए काम करेगा, जो कि जो पूरा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है उसको ही वो समझने में बच्चे के लिए एकदम इम्पॉसिबल कर देगा, उसमें बहुत बैरियर सा क्रिएट करेगा। और दूसरा एग्जांपल है कि जैसे जो टीचर्स हैं, कई टीचर्स होती हैं वो कहती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उनके सामने वो ऐसा नहीं करते। जैसे जो टीचर है वो बच्चों के लिए एक आइडल होती हैं, तो टीचर्स जो भी करती हैं बच्चा भी वही चीज़ फॉलो करता है। तो इसीलिए कि अगर टीचर बोल रही हैं कि उन्हें अपने घर में अगर कोई नहीं है रूम में तो लाइट बंद करनी है, तो टीचर भी अगर क्लास में कोई नहीं है तो उसे लाइट बंद करके ही जाना चाहिए।
अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो कहते हैं कि हमें ऐसे लाइट बंद करनी चाहिए, लेकिन वो लाइट बंद किए बिना ही क्लास से चली जाती है और बच्चा उसको देख लेता है, तो उसका जो बच्चा है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ रहा है। जो बच्चा है उसको समझ आ रहा है कि टीचर तो सिर्फ बोलती हैं, करती नहीं है, तो बच्चा भी उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए टीचर एक आइडियल की तरह काम करती है, तो इसीलिए उनको ऐसे ही थॉट्स प्रेजेंट करने चाहिए, ऐसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपने सेल्फ को, ताकि जो बच्चा है वो उनसे मोटिवेट होगा और बच्चा भी सेम चीज़ को फॉलो कर सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फैंटेसी है, उन्होंने फैंटेसी को इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कभी हम दिल्ली में बैठ के यूएसए में बात कर लेंगे, हमें नहीं पता था कि कभी एक सिर्फ बटन से हम फ़ैन और लाइट जला लेंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने बैठ के कहीं कभी इस चीज़ को इमेजिन किया और उसको रियलिटी में बदला। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो बच्चा है उसकी हमें, अगर हम उनकी फैंटेसी को जगह देंगे, तो फैंटेसी, उसकी इमेजिनेशन उनको जो रियलिटी है उसको बनाने में हेल्प करेगा, उनकी जो रियलिटी है उसको बिल्डअप करने में मदद करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसमें हमें इमोशंस को जगह देनी चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो भी लर्निंग का पार्ट होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनका जॉब है, उनका काम है कि वो जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट पर ध्यान दें और उनके इंटरेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए, अपने इनिशिएटिव उठाने चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्कूल एंड सोशल प्रोग्रेस। तो जिसमें जो ड्यूई है वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेसिक वे ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू ही हम बच्चा जो है उसकी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं ताकि वो आगे चल के अपनी सोसाइटी के लिए काम कर सके, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम कर सके। तो इसीलिए उन्होंने, जो ड्यूई है, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो एक बेसिक वे है सोशल प्रोग्रेस और रिफॉर्म का, क्योंकि इसी के ज़रिए हम आगे चल के ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं जो कि आगे चल के अपनी सोसाइटी के लिए काम करता है और सोसाइटी के लिए उसकी वेलफेयर के लिए उसमें मदद करता है। उसके बाद कहते हैं कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है, सोशल कॉन्शियसनेस शेप्स इंडिविजुअल परसेप्शन। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि मतलब कि जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जितना सेंसिटाइज होगा, जितना कॉन्शियस होगा, उतना ही उसकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही डेवलप होगी। मतलब कि जैसे हम आप बच्चे को हम देते हैं एजुकेशन की, हमें पेड़ बचाने चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को बचाना चाहिए। तो इसी तरह जो बच्चे हैं इस तरह वो अपने अर्थ के लिए, पानी के लिए और इसी तरह अपने लेबर्स के लिए, फार्मर्स के लिए वो सेंसिटाइज होते हैं। और जिस वजह से जब वो सेंसिटाइज होते हैं, जब वो कॉन्शियस होते हैं उस चीज़ के लिए, तो उस जो भी जिस चीज़ के लिए वो सेंसिटाइज हो रहे हैं उसके लिए वो काम करते हैं, उसके लिए उनके बारे में वो सोचते हैं, अपने थॉट्स को अपने दिमाग में एक मैप की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी भी उसी डायरेक्शन में बनती है और वो आगे चल के वही डायरेक्ट पर्सनैलिटी उसकी निकल के बाहर आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि जो जितने भी व्यक्ति हैं इस सोसाइटी में, चाहे वो एजुकेशन से डायरेक्टली जुड़े हों या इनडायरेक्टली, उनका एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस होना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस एजुकेशन का पार्ट हैं, तो इसीलिए हमें जो स्कूल है उसको हमें अपनी सोशल प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट का एक रिसोर्स मानना चाहिए। और ताकि हमें इसलिए मानना चाहिए ताकि हम उस सोसाइटी को अपनी एजुकेशन, अपने स्कूल के लिए उनमें इमोशंस जगा सकें, उनमें कंसर्न ला सकें, इमोशन स्कूल के प्रति सोसाइटी में कंसर्न डेवलप कर सकें, ताकि जो स्कूल है उनमें उनको पता, जो सोसाइटी है हमारी वो जान पाए कि स्कूल है क्या, स्कूल को क्या क्या नीड्स हैं, स्कूल को क्या क्या ज़रूरत है। जैसे जो सोसाइटी है उसे पता होना चाहिए कि जो एक टीचर है उन्हें पढ़ाने के लिए सारे रिसोर्सेज उनके अवेलेबल हैं उनके पास कि नहीं, इसको स्कूल है उसके पास बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो इस तरह से सोसाइटी को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो पूरी सोसाइटी है उसको काम करना चाहिए, उसको कंसर्न होना चाहिए उस स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से सोशल प्रोग्रेस और सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है।
उसके बाद वो कहते हैं कि जो एजुकेशन इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि एजुकेशन में जो भी चीज़ है, एजुकेशन क्या है, हमारा एजुकेशन हमारी लाइफ है। और लाइफ क्या है, लाइफ में हर चीज़ का एक के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के होने के पीछे एक रीज़न होता है। तो सेम इसी तरह एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितना कंटेंट है, उन सब के पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है, कुछ पैटर्न है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि जो एजुकेशन है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स और साइंस है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो टीचिंग है वो बिल्कुल शुड बी नॉवल एंड सेल्फलेस होनी चाहिए, कि मतलब हमें जो टीचिंग हमारी जो टीचिंग है उसको हमें बिल्कुल एकदम निस्वार्थ और महान होनी चाहिए। हमें अब जैसे हम लोग हैं, अब टीचर्स हैं, उनके लिए तो उनका प्रोफेशन ही एजुकेशन देना है, लेकिन इसके लिए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपनी सैलरी लेना बंद कर देंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को एकदम वो अनबायस की तरह पढ़ाएं। हम बिना बायस के बच्चों को क्लास में उनको एजुकेशन दें, उनको नॉलेज दें, उनमें ऐसे मतलब सारे बच्चों में ऐसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करें ताकि वो आगे चल के अपनी सोसाइटी के लिए काम कर सके, अपनी सोसाइटी के लिए सेंसिटाइज हो सके। तो इस तरह से हमें ऐसे टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करनी है ताकि जिसमें हम जो जहाँ पे हम अपना एकदम 100% दे के, अपना जो टीचर है वो अपना एकदम 100% दे के अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस में, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए अपना 100% दे पाए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो पक्का अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।